एक ऐसा लफ्ज जो आपके दूसरे बहन भाइयों को सुनने के लिए नहीं मिलता, जनाना, खुसरा, जनखा, तो वो लफ्ज पहली बार तो आपने अपने घर से सुना? अपने घर से सुना। मेरी नानी एक जुमला कहती होती थी कि अच्छा ही होता अगर हम तुम्हें पैदा होते ही हम तुम्हें इन लोगों को हम दे देते। जब ये क्राइसिस हो इतना, फिर एजुकेशन लाइफ किस तरह चल रही थी? मेरी मदर ऑलवेज यूज्ड टू से अगर कुछ करना है, अगर बड़े इंसान बनना है तो तुमने पढ़ना है। एक ट्रांसजेंडर थी, एक मेले के ऊपर बदमाश उन्होंने उसको उठा लिया, उसको रेप किया, और वो बंदी मेरे पास आती है, कहती है कि नायाब तुम तो हम में से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो। लेकिन उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। उसी इलाके में मेले के ऊपर मैं डांस करने के लिए गई तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। उसी इंसिडेंट ने फिर दैट टर्न माय लाइफ। आपका नाम आया ना यूएन की बड़ी अहम जिम्मेदारी के लिए, तो आप पे इतराजात भी हुए। सेनेटर मुश्ताक उनमें से एक होंगे। दिस इज वेरी पर्सनल अटैक। उस ओहदे के लिए मुझे प्रॉपर मेहनत की है मैंने। एक फैक्ट है, जमाते इस्लामी में वो रहे, जमाते इस्लामी का नाम खराब करके अभी उन्होंने अपनी पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट बना ली है। तो अगर वो इतने ही मैन ऑफ प्रिंसिपल होते तो वो कम से कम एक जगह पे होते। पार्लियामान में आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। आपने तो वैसे 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए। आवाम तंग आई हुई है, आवाम सिस्टम से तंग आई हुई है। आप उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज, उनकी जरूरियात जो है वो उनको दे। उसके नतीजे में कितनी मुलाजमतें मिली सरकारी? अनफॉर्चुनेटली अभी किसी को मुलाजमत नहीं मिली। जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है उनके मुकाबले में NA53 से एक कैंडिडेट उतारा था इस्लामाबाद से। साबिक प्राइम मिनिस्टर कौन? इमरान खान। जिस्म फरोशी मसला तो है कि जिसमें माशरा जो है ख्वाजा सराह को इसके साथ ज्यादा अटैच कर देता है। बेचता तब है जब उसके खरीदार होते हैं। इतने ख्वाजा सराह मेरे पास आते हैं कि जी हमें नौकरी दिलवा दें। नहीं कोई घर में रखने के लिए तैयार। वो कहते हैं हम सफाई करने के लिए भी तैयार हैं, हम आपके बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम खाना बनाने के लिए तैयार हैं। तो वो कहते हैं कि हम अच्छा होने से खुसरे थे, हाथ दी रोटी खावांगे। मुझे ना पहला अवार्ड जो ग्लोबल अवार्ड मुझे मिला, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तजुर्बा कैसा? इतनी कामयाबी समेटने के बाद अम्मा की तरफ से शाबाश आती है? भी उनकी तरफ से ही आता है कि तुमने हमें बदनाम करना शुरू किया हुआ है। तो फिर आप क्या करते हैं? आगे से जवाब क्या देते हैं? मैं चुप हो जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क बड़ा शो में खुशामदीद। आज हमारी मेहमान जो हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो यहाँ पर हमारे पास आई हैं। नायाब अली इनका नाम है। पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। इनका तारुफ तो बड़ा लंबा चौड़ा है। ये इंसानी हकूक़ की भी बात करती हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं, राइटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पर पढ़ना ख्वाब होता है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर ये पढ़ा रही हैं। तो आज हमने इनको बुलाया इनके साथ इनकी ज़िंदगी की कहानी सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका नायाब, बड़ा अच्छा लगा आप आए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कौन है वैसे? मैं वही जब तारुफ करवा रहा था खुद सोच रहा था कि आप इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं, समाजी वर्कर हैं, सियासतदान हैं, राइटर हैं, टीचर हैं। नायाब अली हैं कौन? सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी कम्युनिटी से है जो मुआशरा हमेशा जो है वो हमें दबाता आया है, हमें हमारे हकूक़ नहीं देता आया। तो जब आपके ऊपर सर्वाइवल की एक जंग मुसल्लत कर दी जाती है, आपने अपना पेट पालना है, आपने अपना रिज़्क़ कमाना है, आपने मुआशरे के साथ अपनी एक्सेप्टेंस की जंग लड़नी है, आपने अपनी ज़ात के साथ जंग लड़नी है कि आप हैं कौन। तो जब आप सर्वाइवल मोड के अंदर होते हो आप सब कुछ करते हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो हमें मुआशरे के अंदर अपनी जगह हासिल करने के लिए, जिस तरह आपने बताया, मुझे इलेक्शन भी लड़ना पड़ा। मुझे जो है वो बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन जो है वो पॉलिसी एनालिसिस्ट हूँ। पॉलिसी साजी, कानून साजी के ऊपर मैं काम करती हूँ। तो उससे रेलेवेंट जो है वो अगर पढ़ाने का तदरीस का शोबा हो या फिर साथ में एडवाइजिंग करना हो किसी भी गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री को, तो वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। चले, ज़बरदस्त। तो कहाँ आप पैदा हुई, क्या किस तरह से आगे बढ़ी, सिलसिला क्या था, बचपन किस तरह से गुजरा आपका, और क्या हालात देखे आपने जब आपने आँख खोली, जब शऊर की आँख खोली? अच्छा, मेरा ताल्लुक ओकाड़ा से है, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, वाह। तो ओकाड़ा में
मेरे माँ बाप ऑफ कोर्स के वही जो आम ख्वाजा सराओं के साथ होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, शनाख्त है, मुआशरा उसको कबूल नहीं करता। तो मुझे भी कबूल नहीं किया गया, मुझे भी मेरे वालिदैन ने डिसऑन कर दिया, मैं भी सड़कों के ऊपर थी। मेरा भी ज़्यादातर वक्त जो है वो जब मैं कोई 9-10 साल की थी तो मैं अपनी नानी के पास रहती थी एंड अच्छा, देन आपको कब पता चला कि मुझे डिसऑन कर दिया गया है, या मुझे डिसऑन करने की वजह क्या है? देखिए बचपना जो होता है ना फ़ारूक, बेसिकली बच्चे को कितना ही कि शऊर होता है, लेकिन एक सवाल ज़रूर होता है जब आपको एक ऐसा लफ्ज़ जो आपके दूसरे बहन भाइयों को सुनने के लिए नहीं मिलता, ज़नाना, खुसरा, ज़नख़ा, तो वो ये लफ्ज़ पहली बार तो आपने अपने घर से मैं सुना? अपने घर से सुना। मैंने अपने वालिदैन से ये लफ्ज़ सुना, मैंने जो है वो अपने कज़न से ये लफ्ज़ सुना, मैंने अपने मोहल्लेदारों से ये लफ्ज़ सुना, मैंने स्कूल के अंदर ये लफ्ज़ सुना। तो वो एक क्यूरियोसिटी तो थी कि अच्छा ये मुझे ही क्यों कहते हैं, और फिर जब ये लफ्ज़ कहते हैं तो इस पे हँसते क्यों हैं? इसका मतलब क्या है? तो उस वो वक्त आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये बिल्कुल, चल क्या रहा है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नहीं आता। लेकिन फिर क्लास फेलोज में, स्कूल में या कजन्स में, आपको ऐसे जब आप कहीं एंट्री देती होंगी तो लोग ऐसे घूरते होंगे, देखते होंगे, या कोई ऐसा डिफरेंट रिस्पॉन्स आता होगा जो आमतौर पे लोगों के लिए नहीं आता? बिल्कुल, वो अब आपको महसूस होता है, आपको नज़र, अगर एक नज़र आपको एहतराम के साथ देख रही है, एक नज़र आपको मज़ाक के तौर पर आपको इंसल्ट करने के लिए देख रही होती है, तो हम उस नज़र को भांप जाते हैं। आपको अजीब ज़रूर लगता है, आपको शायद उसका मतलब ना समझ आता हो, लेकिन आप अनकंफर्टेबल तो ज़रूर होते हो। तो बीइंग अ चाइल्ड मेरे लिए वो बहुत एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा वो एक टाइम था। मोमेंट था। तो उस टाइम आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये क्या है। एंड देन जब आई यूज टू लिव विद माई ग्रैंड मादर, जब मुझे मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे घर से निकाला, तो तब हमारे मोहल्ले में ख्वाजा सरा लोग आते थे। अच्छा। तो मेरी नानी एक जुमला कहती होती थी कि अच्छा ही होता अगर हम तुम्हें पैदा होते ही हम तुम्हें इन लोगों को हम दे देते, तो कम अज़ कम जो है वो मेरी बेटी के घर में जो है वो इतनी बेसुकूनी तो ना होती। तो वो जो एक था, अच्छा, फिर आई इसका स्टार्ट इसके रेजोनेटिंग। इसके नतीजे आपकी वालदा ने भी भुगते? ऑफ कोर्स हमारा एक जिस तरह एक फैमिली है कंजर्वेटिव, जो एक सोसाइटी है उसके अंदर एक्सेप्टेंस या शऊर नहीं है कि कोई भी बच्चा है आपकी उसमें आपकी एक औरत का किरदार नहीं होता। वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे जैसा चाहे पैदा कर दे। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो मेरी नानी को भी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो उसके बाद जिनके फिर देन पास आप रह रही बिल्कुल, थी? अच्छा। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम मेरी तकरीबन 14-15 साल के करीब उम्र होगी, जब मैंने टेक्निकली उनको मिलना, समझना शुरू कर दिया कि हाँ, अच्छा ये ख्वाजा सरा होता है, मैं भी ऐसी हूँ और अच्छा, मुझे इनके पहला पास। इस कम्युनिटी से तारुफ किस तरह से होता है? कौन करवाता है? इंटरेक्शन क्या होता है? जब मैं अपनी नानी के पास रह रही थी तो वो लोग ख्वाजा सरा कम्युनिटी हमारे मोहल्ले के अंदर आते जाते थे। ठीक है। तो मेरी नानी जो कहती थी कि अच्छा होता कि तुम्हारे इनको ही दे पैदा देते। होते तो इनको दे देते। हाँ। तो फिर आई स्टार्टेड कि अच्छा इनको क्यों दे देते, हाँ, मेरे इनका मेरा अंदर क्या रिश्ता है? हाँ क्या हाँ। रिश्ता है। तो और उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को विज़िट करना शुरू किया, मैंने उनको समझना शुरू किया, और वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो शफ़क़त, वो मोहब्बत जो शायद मैं अपने आम माँ बाप में माशरे में नहीं मिल ढूंढती रहा थी, था। हाँ। अपने ग्रैंड पेरेंट्स में ढूंढती थी, अपने मामू और मामानी के पास ढूंढती थी, वो मुझे उन लोगों में मिली। बिल्कुल ठीक है। एंड देन जब मेरी नानी के वफ़ात के बाद आई डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव, तो मैं जो है वो उनके पास रहना शुरू हो गई, और इस दौरान मेरी एजुकेशनल लाइफ चलती रही। अच्छा, ये मुझे हाँ थोड़ा सा है, जब ये क्राइसिस हो इतना, तो हम्म, फिर एजुकेशन लाइफ किस तरह चल रही थी? यानी नानी अम्मा ने भी जारी रखवाई, और फिर आगे जब आप कम्युनिटी के पास चली गई, किसने आपको, आपके गुरु कहें, आपके मेहरबान कहें, या वालदैन की जगह भी आ गए ना, वो क्या सिलसिला था, वो क्या अच्छा वाक़या? मैं जो है वो मैंने 5th क्लास के अंदर मैं स्कॉलर्स पब्लिक हाई स्कूल ओकाड़ा में वो स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की है।
और जब मैं पढ़ रही थी 5th क्लास में तो मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और जब मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तो मुझ वो एक सरकारी वजीफ़ा था, ठीक है। वो मुझे मिलता रहा, और जिसकी वजह से 5वीं क्लास तक जो मेरी एजुकेशन है वो मेरे अब्बा ने उसको स्पॉन्सर किया, और मेरे अब्बा चाहते नहीं थे कि मैं स्कूल में जाऊं, लेकिन मेरी मदर फोर्स, मेरी दादी फोर्स कि नहीं जी हमने बच्चे को पढ़ाना है। एंड देन 5वीं क्लास में जब मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया मुझे स्कॉलरशिप मिला। मैं स्कॉलरशिप के ऊपर मेरे स्कूल ने मेरी थ्रू आउट एजुकेशन, क्योंकि वो स्कूल था मैट्रिक तक था, उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ेगा और और हम इसकी हम इसको आपको फीस देने की ठीक है, ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त। तो यही वो 6 to 10th का जो एक पीरियड था, इसी दौरान ये सारा क्राइसिस चल रहा था, एंड इसी दौरान माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे। तो इन मैट्रिक आई सिक्योर्ड 87% मार्क्स, वाह! और उसमें जो मेरा जो नए नए सुपीरियर कॉलेज और पंजाब कॉलेज का वो ज़माना था, तो हमारे ओकाड़ा में सुपीरियर कॉलेज का नया नया कैंपस बना था। आई वॉज लकी इनफ, मेरिट ज़रा थोड़ा सा लो होता था, अब तो 97% वालों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो वहाँ पे 80% प्लस जितने भी बच्चे थे जिनके उनको नंबर, स्कॉलरशिप मिल जाता उनको था। फुल वेवर था 2 साल का। वाह! तो वो एक मेरे लिए बड़ी एक अच्छी चीज़, एक कह लें कि मेरे नसीब अच्छे थे, वो मुझे मिल गए। एंड देन मैंने अपना ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। वो जो एक एक बेसिकली जो करेज होती है ना आपके अंदर, एक जुमला होता है, मेरी मदर ऑलवेज यूज टू से कि अगर कुछ करना है, अगर बड़े इंसान बनना है तो तुमने पढ़ना है। तो वो एक कहीं ना कहीं माइंड में स्टक था, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज ये सारी सफरिंग प्रॉब्लम चैलेंजेस। तो वो मेरी वहाँ से फिर मैंने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन के दौरान जो है वो बेसिकली मुझे यहाँ पे हाजी सईद इछरा में लाहौर में वो होती थी, वो फौत हो गई हैं अभी, पिछले साल उनकी वफ़ात हुई है, तो मैं उनके पास रहती थी। उनका ताल्लुक भी जो था वो KPK के बहुत पढ़े लिखे और अच्छे लोगों में से था, तो वो शी यूज टू सपोर्ट माई एजुकेशन जब मैं उनके पास यहाँ पे मूव हुई। और हाजी उस सईद जो हैं वो इचरा आपके में ख्वाजा सरा ठीक है। थी, तो वो उन्होंने मुझे अच्छा, सपोर्ट। उनकी कहानी भी कमोबेश इसी तरह की थी, किसी अच्छे ख़ानदान से केपी के एग्जैक्टली बड़े ख़ानदान से थी, लेकिन डिसऑन कर दिया गया। ऐसा ही है, वही हुआ था ऐसे? ऐसा ऐसा ही अच्छा, है। फिर उनके पास आप रहे। हाँ जी, उन्होंने जो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मुझे एटलीस्ट मुझे कहा कि तुम्हें शौक है पढ़ने का तो तुम वो करो। लेकिन इस शौक के साथ साथ मैं नाचती भी थी, मैं अच्छा, शादी के फंक्शन पे भी करती थी, मैं मेलों के ऊपर भी जाती थी, साथ पढ़ाइयाँ भी चल रही और हैं, साथ पढ़ाइयाँ भी साथ में ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है, क्योंकि आप गुरु के पास रहते हो तो आपने सर्वाइवल तो वो करना ही हाँ, है। अपने अखराजात तो खुद ही और बर्दाश्त करने। मैं अपने बचपने में मैंने कई बच्चों को उठा के उनको लोरियां दी हैं, वो जो हमारा एक कन्वेंशनल हाँ, ठीक है, कल्चर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कई ये भी हुआ है कि आपके फाइनल्स आ गए हैं, यहाँ से पेपर देने हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी फंक्शन आ गए, बिल्कुल जाना किया, है। बिल्कुल किया, अच्छा, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। फंक्शन शादी का बिल्कुल किया, अपने एग्जाम्स के दौरान किया है। और ये तो नहीं होता था, और ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा इन्वायरमेंट होता था कि आपने सुबह जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, एंड देन आपने आके घर में खाना भी बना के गुरु को देना है, और आपने, लेकिन ये था कि कम अज़ कम चीज़ें चल रही थी एंड थिंग्स आर मूविंग। तो फिर क्या आप उन्हें क्या क्या के बुलाते थे इन्हें? गुरु बुलाते गुरु थे, ही? गुरु गुरु ही, गुरु गुरु ठीक। बुलाते थे, गुरु बुलाते थे। तो इसके बाद देयर वाज एन इंसिडेंट जो हुआ। एक ट्रांसजेंडर थी हमारी जो मेरे गुरु के पास रहती थी, तो वो उसको एक मेले के ऊपर, ये यहाँ पे मुरीद वाला के पास, अच्छा, बानवे से एक सार गाँव है, वहाँ पे उन्होंने उसको उठा, कुछ लोग थे बदमाश, उन्होंने उसको उठा लिया, उसको रेप किया और वो सारा का सारा। और फिर उसके खिला वो आई मेरे गुरु के पास, और मेरे गुरु ने ये कहा कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी, तुमको पर्चा शर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जो है वो, अगर हम किसी के खिलाफ पर्चा कराएंगे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। वो बंदी मेरे पास आती है, कहती है कि नायाब तुम तो हम में से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो। अच्छा, वो मेले में परफॉर्म करने गई और वहाँ पर ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ये उसको सब? उठा के, जो कि एक नॉर्मल जो है वो हमारे जो है वो होता था काफ़ी अर्सा पहले तक, तभी तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, और अब तो माशाल्लाह से हमारे पुलिस में ख्वाजा सरा आ चुके हैं। तो
तो वो जब उसको उठा के लेके गए एफआईआर वगैरह, मैंने जब वो आई उसने मुझे रोना धोना जो सारा का सारा, तो आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे जो है वो कम से कम उसको सपोर्ट करना है। मैं गई हूँ, मैंने एफआईआर कराई है। एफआईआर कराने के बाद जो नॉर्मली हमारे मामलात में होता है, इस तरह के केसेस में सज़ा वगैरह तो होती नहीं है, क्योंकि विक्टिम ही सुलह कर लेते हैं, प्रेशर होता है एक सोसाइटी का। तो उस केस में भी सुलह हुई, लेकिन उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। वो कैसे? वो ही जो बदमाश थे, उनको मेरी गुरु ने भी और वो जो विक्टिम थी उसने भी कहा कि हम तो पर्चे कराने के लिए जा नहीं रहे थे ना, नायाब थी जो हमारे पीछे वो मोटिवेट कर रही थी, और इसी ने सारा कुछ कराया। इसकी जुबान चलती थी ज्यादा, ये पढ़ी लिखी, हमें क्या पता कानून की अलिफ बे क्या है। तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर, मैं उसी इलाके में मैं मेले के ऊपर मैं डांस करने के लिए गई, तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो यू कैन सी ऑन मेरी चेन, माय नेक। ये किस साल का वाकया? ये है 2015 का वाकया। ओह माय गॉड, ये तो आई एम 33। हाँ 33, लेकिन मतलब ये तो वो उसमें जो है वो फिर मेरी एजुकेशनल एक तरह थोड़ा सा चंद सालों का मेरे डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन जो है वो एक्चुअली वो उसी इंसिडेंट ने फिर डेट टर्न माय लाइफ। अच्छा, तो ये जो आज के हम नयाबली देख रहे हैं, एग्जैक्टली वो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है, आपके ऊपर तेजाब फेंका गया, जिसके नतीजे में आप फिर एक्टिविस्ट बन जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, अपनी जिंदगी को खत्म कर लो, आपने कहा मैं लड़ूंगी, या फिर आप एक ब्लूमिंग जो है वह फ्लावर की तरह आप निकल के सामने हो। एंड देन बिकॉज जब आप when you realize कि you have nothing to lose, तो फिर आप fearless हो जाते हो, फिर आप courageous हो जाते हो। आप परफॉर्म कर रही थी और उन्होंने आगे हाँ जी, उन्होंने मुझे बुलाया परफॉर्म, जिस तरह मेले के ऊपर एक सराउंडिंग में लोग खड़े होते हैं, जो पैसे देने वाले होते हैं वो इशारा करके बुलाते हैं, आप जाते हो। तो उन्होंने इसी तरीके से मुझे बुलाया अपने पास, में गई और मैंने कहा कोई बात करनी होगी, मेले में कौन ही आपको करेगा। तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। इसकी फौरन बाद क्या होता है, मंजर क्या होता है वहाँ पे? जब मेरे ऊपर तेजाब, अब वो बंदा मुझे इशारा करके बुलाता है और उसके हाथ में बोतल है, तो नॉर्मली मुझे समझ नहीं आती कि ये बोतल तेजाब है, क्या है, कैसे है। तो वो जैसे ही मेरे ऊपर वो बोतल से तेजाब फेंकता है, तो मैं कहती हूँ कि किसी ने मेरे ऊपर ना, मैं चीखना शुरू कर देती हूँ, किसी ने मेरे ऊपर गर्म पानी फेंक दिया है। वो इतनी जलन हुई है, हाँ, कि पता नहीं ये गर्म चीज क्या है, कि गर्म पानी। वो साथ ही एक चारपाई के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे जो पैसे फेंक रहे थे दूसरे ट्रांसजेंडर के ऊपर। तो उन्होंने वो दूध का, वो गर्मियों के दिन थे, दूध सोडे का जग वो बना रहे थे, वो जैसा एक देहात गाँव में होता है, उन्होंने वही जग मेरे ऊपर फेंक दिया, जिसने कि कम से कम मेरी बचत हो जाए कुछ, तो जिसकी वजह से मेरा चेहरा बच गया, मेरी आंखें बच गई, यहाँ पे मेरे वो बुनियादी तौर पे आपका चेहरा बिगाड़ने के लिए वो फेंक गए थे। तो वो मेरा चेहरा बच गया, लेकिन मेरी वो स्किन, चेस्ट और वो नेक जो है, और फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटल वहाँ से लोग लेके गए? बिल्कुल, हॉस्पिटल रही हूँ 3-3.5 महीने के करीब। जो है वो मेरी हालत बहुत बुरी हालत थी। उन पे एफआईआर हुई, वो जेल में, अभी भी जेल में है। अभी भी जेल में? कितने अफराद थे वो? अभी भी उसमें एक बंदे को सिर्फ जो है, जो एक्चुअली जिसने फेंका था, उसको जो है वो सजा मिली। बाकी तो अगर उस वक्त आपकी जो दोस्त हैं जिनके साथ वाकया पेश आया था जी, अगर वो सुलह ना करती तो शायद ये वाकया पेश ना आता। हाँ, यानी अगर कहीं पे कोई विक्टिम कंप्रोमाइज करता है, शायद उसको भी, शायद मेरे ख्याल से अगर वो सुलह ना करती, शायद उसको भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। आप कह रहे हैं ये नतीजा किसी ना किसी को भुगतना था, किसी ना किसी को होना था, क्योंकि उस टाइम इट वाज वेरी कॉमन। तो बेसिकली जब आप इस तरह की तकलीफ से फ़र्क गुजरते हो, तो ये आपको स्ट्रांग बनाती हैं, एंड देन आपको करेजियस बनाती हैं कि यू हैव टू डू समथिंग। तो आप जो मेरी आगे वाली इसके बाद जो जर्नी है, वो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट, कि हाउ आई मेड माई सेल्फ रेलिवेंट टू द पॉलिटिक्स, टू द ग्लोबल वर्ल्ड, टू द जो है वो एक सिस्टम के साथ अलाइन करना, ताकि जो मैंने सफ़र किया है, बेसिकली वो जो 3 महीने में डेथ बेड के ऊपर थी, उस वक्त वैसे क्या सोचती थी आप जब 3 महीने वो जो गुजरे? I was recalling everything. That was the moment कि पूरी की पूरी एक तस्वीर सामने चल रही थी कि देखो, सोसाइटी ने निकाल दिया वो मोहब्बत जो मेरे माँ बाप ने मुझे देनी थी, मैं उसको ढूंढती रही लोगों में।
वो मुझे नहीं मिली। मैं सड़कों के ऊपर मैंने रातें गुजारी। मेरी नानी, मेरी मामू, उन लोगों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरा जो है वो स्कूल के अंदर मुझे हरास किया गया, मुझे जो है वो अब्यूज़ का सामना करना पड़ा। मैं मेलों के ऊपर जब नाचती थी तो लोगों की वो तज़हीक, तज़लील, गालम गलोच, मुझे उसका सामना करना पड़ा। तो वो तमाम तकलीफ़ जो थी मेरी भी सामने आ रही थी, लेकिन आई कैन रेजोनेट विद अदर कम्युनिटी फेलोज कि मेरी गुरु कितनी ही मजबूर होगी, वो कह रही है कि बेटा इसके ऊपर पर्चा ना कराना, दफ़ा करो, ये दुनियादार लोग हैं, ये हमें नहीं जीने के लिए छोड़ेंगे, शुक्र करो हम जिंदगी अपनी जी रहे हैं। तो वो एक एक जुमला, क्योंकि आपके पास यू हैव नथिंग टू डू, या तो आप टाइम ही अपनी टाइम है। दर्द के साथ लड़ रहे हो या फिर, तो उसने बेसिकली वो एक पूरा का पूरा मेरी जो सोच की पुख्तगी है ठीक है। उसको करने के लिए उसने मुझे अच्छा, बहुत अब तो हेल्प आप आउट किया। बहुत माशाल्लाह कामयाब हैं, पूरी दुनिया में आपका एक तारुफ है, और जहाँ जहाँ पे भी आई एम श्योर आप जाती हैं पाकिस्तान का नाम रोशन ही करती हैं। मतलब जिस यूनिवर्सिटी को देखना ख्वाब है लोगों का, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एक कमाल बात है। मुझे ये बताएं कि जब ये सिचुएशन ऐसी आती है कामयाबी के बाद ना, बंदा पीछे मुड़ के, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपको कितनी मेहनत करना पड़ी है, वो तो जब मेहनत कर रहा होता है ना तब लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं होनी, शायद बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही आप किसी स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तो आपको लगता है शायद मैंने को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, यानी आपको आसानी मिलती है ना, तो थोड़ा सा आपकी वो कम हो जाती हैं, सारे दुख दर्द जो है ना वो आप भूल जाते हैं। इंसान है ना, जिस वक्त आप स्ट्रगल कर रही थी, जिस वक्त, उस वक्त में आप शिकवा किससे करती थी? यानी दिल में ही आप सोचती थी, हम भी अपने खुदा से बात करते हैं, शिकवा किससे करती थी? अल्लाह से। करती थी शिकवा? बिल्कुल करती थी, बिल्कुल करती थी। मैं जब, ये जो मेरा एक डाउन मोमेंट्स होते थे मेरी ज़िंदगी के अंदर, जब मैं कोई काम कर रही हूँ फिर नहीं हो रहा और तकलीफ़ मुझे लोगों की तरफ से मिल रही है, तो मैं ये एक जुमला, मुझे अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे किस लिए बनाया है, क्या वजह थी जो तूने मुझे पैदा कर दिया, मुझे इस मुआशरे की ये शक्ल, ये हालात, ये देखने के लिए तूने मुझे पैदा किया, ये दिखाने के लिए कि लोग मुझे गालियाँ देंगे, लोग मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेंगे, इसके लिए तूने पैदा किया। तो वो बिल्कुल वो मोमेंट था। सम टाइम तो ऐसे मोमेंट थे, ऑनेस्टली फ़ारूक, में मुझे ना पहला अवार्ड, जो ग्लोबल अवार्ड मुझे मिला, फ्रैंको जर्मन प्राइज़ फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर जो फ्रांस और जर्मनी की हुकूमत मिल के देती है। बिल्कुल। तो मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, जब मैं अवार्ड वसूल करने के लिए आपकी फैमिली होती है, आपके रिश्तेदार होते हैं, कितना बड़ा एजाज़ है। आपके फ्रेंड्स होते हैं, मेरे साथ कोई नहीं था जाने वाला। मैं हमेशा ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, बेसिकली मैं उसमें अपने आप को अभी भी तन्हा महसूस करती हूँ। और जो सुबह के टाइम ना, आपने आपने अभी एक जुमला कहा कि जब आसानी मिलती है ना तो आप शायद अपनी उन सफरिंग को, उन हाँ। चीज़ों को भूल जाते हो। मेरे साथ कुछ इस तरह का है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं शीशा देखती हूँ, मैंने जब मेकअप करना है अपने मुंह के ऊपर और दफ्तर में जाने के लिए मैंने तैयार होना है, तो ये जो मेरे स्कार्स हैं ना मेरे, ये भूलने नहीं ये देते। मुझे भूलने नहीं देते। कहते कि वो तकलीफ़ हर सुबह वो ताज़ा होती है, जब जब मैं शीशा देखती हूँ वो तकलीफ़ ताज़ा होती है। तो बेसिकली ये होता है कि, लेकिन ये है कि मैं फिर भी अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि वो शायद ये सारी जो तकलीफ़ आई उसने मुझे मजबूत बनाने के ये लिए आज दी। आप देखना अपनी कम्युनिटी की कितनी मजबूत आवाज़ है, आपको पूरी दुनिया सुन सकती है, ठीक है, और आप आज दुनिया सुनती भी है और उसके ऊपर एक्शन भी होता है। आज आप वो आवाज़ हैं। चलें, ये बताएं कि इतनी कामयाबियाँ समेटने के बाद वो जो घर वाले जिन्होंने डिसऑन कर दिया था, क्या राब्ता हुआ? या देखें, फ़ख्र तो फिर बंदा करता है। देखें, क्या ऐसी कोई सिचुएशन आई कि पीछे से किसी ने कहा हो, कोई जानने वाला या औकाड़े से कोई आ गया हो, उसने आके हाथ मिलाया हो या सेल्फी ली हो या कहा हो कि आप हमारे शहर से हैं? हाँ, फ्रेंड्स तो जो वो लोग जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ती थी, मेरे कॉलेज में मेरे कॉलेज फेलोज़ थे, मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज़ थे, वो तो अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा सबके साथ ही राब्ता है, ठीक है। जिनको वो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करते हैं। फिर मेरे अम्मा अब्बा में से मेरी जो है वो अम्मा के साथ बात होती है अच्छा। टेलीफोनिकली। मेरा राब्ता जो है वो 2019 में शुरू हो गया था।
उनके ये साथ उधर से स्टार्ट हुआ या आपकी तरफ से? ये बस मैं कोशिश करती रही कि बड़ा मैं, दिल करता था अम्मी से हाँ, बात होती, मैं कोशिश करती रही, और वो उनके साथ अभी मेरी बात होती है, मेरे भाइयों के साथ मेरी बात होती है। अब्बा जो है वो पिछले दिन अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था कुछ सालों पहले, तो मैं उस पे घर भी गई थी, लेकिन मैं कुछ घंटों के लिए बस रह सकी थी, और वहाँ पे मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि अच्छा बरादरी के लोग आ रहे हैं, तुम चले जाओ। तो अभी भी क्योंकि एक असल में मैं अब समझती हूँ, शायद जब से सोच की एक मेचोरिटी आई है, तो मैं समझती हूँ कि शायद मेरे माँ बाप का इतना कसूर ना रहा होगा, जितना वो मुआशरे ने क्या ही इतना प्रेशराइज किया होगा कि मुआशरे के ताने नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहे, तो कि वो अपने बच्चे को, जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ और वो सारा कुछ अगर ये है, उनमें से उनका कोई बेटा होता, बेटा होता या बेटी बेटी होती है, होती, तो वो बिल्कुल तो प्राउड क्या वो फील, करते, वो पूरे शहर को बताते, मिठाइयाँ बांटते, प्राउड फील करते। आज जब जो है वो वज़ीर आज़म या किसी मिनिस्टर के साथ तस्वीर आती है, या फिर दुनिया में कहीं ना कहीं कोई इंटरनेशनल मेरी तकरीरें चलती हैं, टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ आती है, मेरे अवार्डों की ख़बरें आती हैं, मेरी पब्लिकेशंस की ख़बरें आती हैं, तो वो शायद अगर किसी बेटे या बेटी की होती तो वो ज़रूर उसको वो फख्र से शायद ज़्यादा इसका इजहार कर पाते। तो अम्मा की तरफ से शाबाश आती है? बिल्कुल नहीं आती, अभी भी उनकी तरफ से ही आता है कि तुमने हमें बदनाम करना शुरू किया हुआ है, लोग हमें, तुम्हारे अब्बा को अभी भी कहते हैं कि ये देखो ये आज इसने क्या कर दिया, ये देखो ये क्या हरकत है इसकी। तो फिर तो आप क्या करते हैं, आगे से जवाब क्या देते हैं? मैं चुप हो जाती हूँ मैं मुस्कुरा देती हूँ, और मैंने क्या कहना है उसके ऊपर। सो लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस इज लाइक दीज आर पर्सनल थिंग्स शहबाज, जो आप गुजरते हो, और हर इंसान की स्ट्रगल है, हर इंसान की बिल्कुल है। रियलिटी, एंड वी ऑल्सो हैव टू। लेकिन मैंने जो अभी मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो जो विक्टम हुड है, बेसिकली ख्वाजा सरा कम्युनिटी को लोग देखते हैं कि ये बहुत मजलूम तबका है, मुआशरे का पिसा हुआ तबका है, जिसके अंदर रियलिटी भी है, लेकिन मैं उस इमेज को बदलने की कोशिश कर रही अच्छा, हूँ। आप क्या चाहती हैं, आपका क्या आइडिया है, आप कौन से ख्वाब देख रही हैं, किस तरह से इमेज होना चाहिए, क्या होना मैं चाहिए? चाहती, मेरा जो ख्वाब बेसिकली, जो मेरा जो ख्वाब के साथ साथ मैंने उस अपने ख्वाब को अपना गोल बनाया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सरा सड़क के ऊपर आपको भीख मांगता हुआ नजर ना आए, ख्वाजा सरा जो है वो जिस्म फरोशी करता हुआ आपको नजर ना आए, और मेले मंडियों, ये जो है वो इस तरह की जो जगह है वहाँ पे नाश्ता हुआ भी आपको नज़र ना आए, बल्कि किसी दफ्तर के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर नौकरी करता हुआ नज़र आए, कहीं के ऊपर उसका जो है वो अपना बिजनेस रन करता हुआ नज़र आए, ताकि मुआशरा जिस तरह आज मैं और आप बैठ के एक टेबल के ऊपर चाय का कप शेयर कर रहे हैं, इस तरह करके हम मेरे दूसरे ख्वाजा सरा साथी भी आप कह रहे अपने हैं कि दिल के बराबरी उनको इस माशरे में मिले, इज्जत मिले। इज्जत मिले। मैं बराबरी इज अनदर कॉन्सेप्ट, ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि इज्जत मिल जाए। बराबरी आप ना भी दें अभी खैर है, चलेगा लेकिन कम से कम जो इज्जत आप अपने लिए चाहते हैं कि आपको इज्जत से कोई बुलाए, तो वो आप कम से कम मेरे ख्वाजा सरा पर्सन को दे दें। अच्छा, ये अब मुझे ये बताएं, हमारे एक दोस्त थे, वो इधर आगे एक जगह पे उन्होंने टीवी शो किया, तो मैं देख रहा था कि वो भाग रहे हैं माइक लेके, और आगे आगे ख्वाजा सरा भाग रहे हैं। तो मुझे मेरे एक किसी ने भेज दिया, उसने कहा देखें, आप अगर सच्चे और पक्के साफ़ी होते तो आप भी इस तरह का बहादुरी वाला काम कर रहे होते, ये शो कर रहे होते। बुनियादी तौर पे वो जो दोस्त थे, वो जो शो कर रहे थे, वो ये था कि जी ख्वाजा साहब यहाँ पे खड़े होते हैं और जिस्म फरोशी के लिए रात को यहाँ पे ये धंधा चलता है, फलां फलां फलां, और मैंने ये ख़त्म करवा दिया, ये एक रात के लिए बंद करवा दिया। तो मैंने उसे ये अर्ज़ की कि यार मेरी सोच तो ये है कि ये लोग इस स्टेज पे आते क्यों हैं, उन्हें यहाँ पे खड़ा होना ही क्यों पड़ता है, एक बात। दूसरा मैंने कहा कि ये काम तो बाकी भी जेंडर भी कर सकते हैं, यानी फीमेल और मेल भी करवा रहे हैं, और वो भी लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं। तो इनको भगाना या इनके पीछे लग के दौड़ना, ये कोई बहादुरी मेरे लिए, मैं तो नहीं समझता इसे। और मुझे पता है कि घर लेने जाएं तो घर किराए पे नहीं मिलता ख्वाजा साहब, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल काम है। लेकिन ये जिस्म फरोशी एक मसला तो है कि जिसमें माशरा जो है ख्वाजा साहब को इसके साथ ज़्यादा अटैच कर देता है। क्या हल है, कैसे हो
इस मसले की रूट कॉज क्या है, क्या करें? अच्छा, ये जो जिस्म फरोशी है ना, बेसिकली ये दुनिया का ना सबसे पुराना पेशा है। हाँ। और इसके ऊपर बहुत सी रिसर्चेस मौजूद हैं कि जब किसी भी महरूम तबके को आप उसको बाइज्जत रोजगार नहीं देते ना, तो उसके पास जो एक ऑप्शन अगर कोई बच जाता है ना, वो अपने खुद को सेल करना, या तो वो किसी की गुलामी और मजदूरी कर लेता है, अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो खुद को बेचना शुरू कर देता है। बेचता तब है जब उसके खरीदार होते हैं, और हमारे मुआशरे में जिस्म के खरीदार बहुत हैं, ज़्यादा है। बहुत हैं। वो अब वो जिस्म किसी मर्द का हो, किसी औरत का हो, किसी ख्वाजा सरा को हो, तो वो खरीदार आते हैं तो कोई उसको बेचता है। तो अच्छा, ये जो मैंने इसमें एक फिक्रा कहा कि ज़्यादा अटैच कर दिया गया है, इसमें कितनी हकीकत या सच्चाई? आप तो इनसाइडर हैं। 100% हकीकत है, 100% दुरुस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। इसमें गलत बात नहीं है कि कन्वेंशनल जो पेशे हैं, जो जिसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एसोसिएट किया गया, वो जिस्म फरोशी है, भीख मांगना है और नाचना गाना है। ये 3 पेशे हैं जिसको ख्वाजा सरा कम्युनिटी नॉर्मली करती है। इसका हल ये है कि कम अज़ कम देखें, उसको हमने बेसिकली स्किल्स देनी है, उनको मौके फराहम करने हैं कि आप जो है वो एक बाइज्जत रोजगार कमाने का कोई जरिया देना है। अब होता क्या है, आज ख्वाजा सरा कोई भी, इतने ख्वाजा सरा मेरे पास आते हैं कि जी हमें नौकरी दिलवा दें, नहीं कोई घर में रखने के लिए तैयार, सफाई, वो कहते हैं हम सफाई करने के लिए भी तैयार हैं, हम आपके बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम खाना बनाने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी नौकरी देने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अच्छा हम होना सी खुसरे दे हाथ दी रोटी खावांगे, एड्डा बुरा वक्त साढ़े ते आ गया। और अगर कोई अच्छा इंसान कोई रख ही ले, कोई खुदा तर्स, कोई खुदा खौफ, उसको लोग नहीं जीने देते, उसको लोग नहीं अच्छा ए होने ने खुसरा कार चरा खले। सो वो एक जो हमारे मुआशरे का जो टैबू है ना, वो तो आप कह रहे हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें शायद आहिस्ता ऐसा नॉर्मल हों, इसके इम्कानात हैं, नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना, जो बेसिकली देखती हूँ कि रियासत पाकिस्तान को जो इसके ऊपर एक कदम लेने की ज़रूरत है कि वो इंश्योर करे जिस तरह उसके बाकी शहरियों को हकूक मिलते हैं, मौके मिलते हैं, उस तरीके से मिलें। तो आई मस्ट अप्रिशिएट जो वैसे अभी ये बात ना ही करें तो बेहतर है कि जिस तरह उनके दीगर शहरियों को हकूक मिलते हैं, लेकिन कुछ बात शुरू हो, कुछ जो मौके मिलते हैं, बेसिकली हमें कम अज कम कानून साजी और पॉलिसी साजी की तरफ जो है वो जाने की जरूरत है। अभी ये जिस तरह पुलिस में और इधर उधर रखे गए हैं, ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ? 2018 में एक कानून आया था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट। तो उसमें इस कानून साजी एक हुई और उसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, और वो तमाम राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन इस नए कानून के जरिए ये बताया गया कि कम अज कम इस महरूम तबके को हमने शनाख्त देनी है। और क्या हुआ उसके नतीजे में? कितनी मुलाजमतें मिली सरकारी, क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली अभी किसी को मुलाजमत नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली जी, सरकारी मुलाजमत नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी तक मिली। हमारे पास कुछ चंद एक फिगर हैं, लेकिन उसके ऊपर उसकी नतीजे में कुछ अच्छे इनिशिएटिव ज़रूर लिए गए, लाइक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बन गए पंजाब के अंदर 40 शहरों के अंदर, लेकिन उसकी भी अभी लीगल बैकिंग मैं आपके तवज्जुह से चाहती हूँ कि अगर कामे बाला देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो वो एटलीस्ट उन तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर करें, और उसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तकरीबन 40 के करीब विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को रखा गया है, लेकिन वो भी पुलिस वेलफेयर फंड से उनकी तनख्वाहें जाती हैं। ठीक है, तो वो बाकायदा मुलाजमत नहीं है, तो अगर वो हो सके उसको तो वो उसको ज़रूर करें। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे रवैये के अंदर तब्दीली ज़रूर आई है। उसके बाद जो सरकारी दफातर है उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, पुलिस के साथ साथ जो हस्पताल हैं वहाँ पे बेड्स एलोकेट किए गए हैं। अब अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर ना ज़रा टेक्निकल सा मसला वो ये है कि 18वीं तरमीम जब हुई थी, 18वीं तरमीम ने बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सूबों को दे दिए हैं, जिसमें वेलफेयर का सब्जेक्ट भी है। तो जब ये 2018 में कानून बना था तो उस वक्त ये 18वीं तरमीम का मसला नहीं था, उसके अंदर ये लिखा था ये पूरे पाकिस्तान के लिए कानून है। अब वो बेसिकली कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है
इस्लामाबाद तक फेडरल तक रह गया। फेडरल कानून रह गया है। अब वो कानून होना जब उस बना था तो उसकी स्पिरिट नेशनल कि थी, पूरे पाकिस्तान में ये हाँ जी, होगा। हाँ जी। तो अभी ये है कि जब तक सूबे अपना कानून नहीं बनाते, पंजाब अपना कानून नहीं लेके आता, केपी नहीं लेके आता, बलूचिस्तान और सिंध, तो ठीक तब है। तक ये नहीं होगा। सिंध ने एक चीज़ की है छोटी सी, उसने एक आईसीटी गवर्नमेंट एक्ट जो है वो अपना, सॉरी, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट जी एक्ट है जी उसको जी। अमेंड की है, और उसमें अमेंड करके उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व सीटें रखी हैं। तो हमारे पास तकरीबन 18 के करीब जो है वो लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स जो हैं वो अभी हैं। सिंध के अंदर, जी बिल्कुल हैं। अच्छा। सिंध में 18 जो ख्वाजा सरा हैं वो काउंसलर। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं, यू विल बी सरप्राइज कि जमात इस्लामी का जो है वो एक ट्रांसजेंडर काउंसलर भी क्या है बात है। वहाँ पे कराची के अंदर, जबरदस्त। जिसका नाम है चांदनी शाह। चांदनी शाह, तो चांदनी शाह तो इस वक्त ऑपोजिशन कर रहा होगा। हाँ जी, चांदनी शाह अपोजिशन कर रहा है, और जमात का जो वो स्टैंड ठीक है है। और उसको वही पर, वो और महर शहजादी हैं पीपल्स पार्टी से, तो वो आप हुकूमत में भी है ये नहीं। हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। तो लेकिन लेकिन असल बात मैं उस तरफ जाता हूँ। जी ये जो आपने कहा ना कि सोच कवानीन बनते हैं ना, जी फौरी तौर पे अमल दरामद ना भी हो तो सोच उस तरफ दरवाज़ा एक खुलता है। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद बिल्कुल कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। पार्लिमान में आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। आपने तो वैसे 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, 2024 का आपने इस्लामाबाद से और 18 का आपने उकाड़ा से लड़ा। जी। तो पहले तो ये बताएं, ये तजर्बा कैसा रहा, और फिर आपकी कोई डिमांड्स इस हवाले से भी हैं कि भाई जिस तरह से आप है ना कि भाई आप जो माइनॉरिटी है उनको वहाँ पे दे देते हैं सीट्स, ख़वातीन को भी दे देते हैं, तो इस तरह से भी कोई आप लोगों ने डिमांड की? और पहले अपना इलेक्शन का तजर्बा बताओ। अच्छा, देखिए, जब 2018 में हमने इलेक्शन लड़ना था तो उस टाइम बेसिकली हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी हम इकट्ठे हुए, एंड हमने ये रियलाइज़ किया कि जब तक हम जो असल पॉलिसी साज हैं, जो असल डिसीजन मेकर हैं, कम अज़ कम अगर उनके ख़िलाफ़ हम इलेक्शन, उनको हम अपनी विजिबिलिटी अपने बारे में नहीं बताएंगे ना, तो वो हमारे बारे में फ़ैसला नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम 2018 की कानून साजी के लिए लॉबी मिल रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इनको तो हम नज़र ही नहीं आ रहे। इनको हम नज़र नहीं आ रहे, तो हमने आपने कहा नज़र आए किसी तरीके नज़र आए, तो हाँ। हमने जो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है उनके मुकाबले में NA53 से एक कैंडिडेट उतारा था इस्लामाबाद से। साबिक प्राइम मिनिस्टर कौन? इमरान खान। इमरान खान के मुकाबले इमरान खान के मुकाबले में जो हमारी एक कैंडिडेट थी वो थी नदीम कशिश। अच्छा। NA53 से इस्लामाबाद से 2018 में मैंने जो है रियाज जज साहब जो हैं वो हमारे उकाड़ा वाले NA142 से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। फिर जो है वो चौधरी शुजात के मुकाबले में हमारी रेशम जाहिद थी गुजरात से, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फवाद चौधरी के मुकाबले में हमारी लुबना थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और एक हमारी कैंडिडेट थी मारिया आलमगीर, अच्छा। तो उन्होंने मानसेरा से इलेक्शन लड़ा था। तो ये आपका अपना तजर्बा कैसा रहा? यानी एक तो ये है कि मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता, जब आप इलेक्शन में उतरते हैं तब तो जो बाकायदा सियासतदान होते हैं उनके ऊपर किरदार कशी इल्ज़ामात और ये वो, आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा ऑनेस्टली मेरा तजर्बा बहुत पॉजिटिव रहा। अच्छा। मैं हर चीज़ के ऊपर, ऑफ कोर्स के अवाम, असल में सियासत एक ऐसा टॉपिक है, अवाम तंग आई हुई है, अवाम सिस्टम से तंग आई हुई है। अवाम को चाहिए आप उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज़, उनकी ज़रूरियात जो है वो उनको दे। तो 2018 का जो मेरा तजुर्बा था वो बहुत अच्छा था। तो आपने भी बड़े बड़े गैदरिंग्स की, जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, मैंने कीमे वाले नान बिरयानियाँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया ऐसा? नहीं, कीमे वाले नान और बनियानियाँ मैं बिल्कुल नहीं देती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। और आपके पीछे भी डाले शाले लगे होते थे, ये वो इस तरह से होता था सिस्टम? नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी जिसके अंदर मैं कैंपेन कर रही थी, और उसको इंटरनेशनली बहुत पजीराई मिली 2018 में। तो मुझे अवाम की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन अगेन वोट मिले? वोट, हाँ जी, मुझे 4000 के करीब वोट मिले थे। 4000 वोट मिले आप? बगैर पैसों के। जबरदस्त। बगैर नान दिए, बगैर बिरयानी दिए, बगैर पैसों के मुझे 4000 वोट जो है वो उस टाइम मिले। और उसके बाद देखें पॉलिटिक्स इट्स, लेकिन वोटर की जो साइकी है वो वोटर जो है वो एक फ्लो के साथ बहता है। जिस तरफ की वेव होती है, हवा होती है, उस तरफ फिर वोटर वो लास्ट डिसीजन मेकअप बन जाते हैं। एंड देन जब
इसके बाद 2023 में ट्रांसजेंडर लॉ के ख़िलाफ़ जो है वो एक पिटीशन फाइल हुई थी फेडरल शरीयत कोर्ट ने, और वो सारा का सारा मामला उसके अंदर में वो आपके ऊपर था? सिर्फ मेरे ऊपर नहीं था, पूरी लेकिन मेन मसला आप ही थी। हाँ, आप कह सकते हैं। ये अलमास बॉबी की तरफ से था? नहीं, ये दैट वाज अनदर थिंग। ये 2023 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें बहुत ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम के लोग भी खिलाफ आ गए थे, और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक थे, ये सब इन्होंने मिलकर एक पटिशन फाइल की थी। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स होने शुरू हो गए थे। एक पब्लिक मैस कैंपेन चली पाकिस्तान के अंदर जिसमें एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उन्होंने ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, ट्रांस आइडेंटिटी को, वेस्टर्न आइडियोलॉजी और इस तरह का करके कहने की कोशिश की। और उसके बाद कराची के अंदर हमारे 3 ख्वाजा सराओं के मर्डर हुए। फिर जो है वो KP के अंदर ख्वाजा सराओं के ऊपर इस कैंपेन के नतीजे में, और वो पब्लिकली जब उसका कराची वाला जो मर्डर था उसका कल्प्रेट पकड़ा गया, उसने कहा मैं तो जिहाद करा था कौमे लूत के खिलाफ। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इस एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से हुआ। अच्छा, अब वो जो ऐसा इन्वायरमेंट था उसके अंदर हमारे बहुत से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग डरे हुए, सहमे हुए थे कि ये हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, कहीं हमारा लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, हमारे जो हमें राइट्स हैं वो मिले हैं वो वापस चले जाएंगे। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में आज खड़ी है। उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया है, हमने चैलेंज किया हुआ है, फरतुल्ला बाबर साहब ने चैलेंज किया हुआ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर जो हम उसमें अपील में गए हुए हैं। तो उसके बाद जब ये इलेक्शन आया तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिटी की वॉइस को फिर से रेज करें। तो देन आई कंटेस्टेड फ्रॉम NA 46 and 47 and the current minister जो हैं वो पार्लिमानी अफेयर डॉक्टर तारक फजल चौधरी, दैट वाज माय ओपोनेंट। एंड अंजुम अकील साहब जो हैं वो, उनके मुकाबले में मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मैं हार गई, लेकिन जो है वो मेरी कम्युनिटी की वॉइस जो है वो बिल्कुल उसमें हम आए, और इट वाज फन ऑल्सो। और एक बड़ा कि हमने बड़ा टफ टाइम दिया। हम वहाँ पे कैंपेन करते थे, अंजुम अकील साहब के इलाके में जाते थे, और मेरा इंतखाबी निशान जो था वो हरी मिर्च था। वो मैंने अपनी मर्जी से लिया था हरी मिर्च, और वो हरी मिर्च की मैंने टोकरियाँ उठाई होती थी, और मैं जो है वो वहाँ पे स्टॉल लगवाया दिए मैंने हरी मिर्च के। और दैट वाज यू नो अ फन मोमेंट, बट ऑल्सो हमने एक इलेक्शन के अंदर जरा स्पाइस ऐड कर दिया थोड़ा सा। जबरदस्त। सो इट वाज रियली गुड। नायाब, ये बताएं कि आपका नाम आया ना UN की बड़ी अहम जिम्मेदारी के लिए, तो आप पे इतराज़ात भी हुए। जी, सेनेटर मुश्ताक उनमें से एक होंगे। जी, और भी लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने किया, और उन्होंने इतराज़ ये किया कि भाई आपका नाम, इनका नाम अरसलान था, ये हाँ, ऐसे वैसे। इसमें हकीकत क्या है, जो इल्ज़ामात हैं उनके, और फिर उन्होंने जो बात की उस लॉजिकली कहाँ तक है वो इस पे? ऐसा, मैं दुनिया की वाहिद ट्रांसजेंडर वुमेन ख्वाजा सरा इंसान हूँ जिसको कभी भी UN के किसी भी हाई लेवल डिसीजन मेकिंग किसी ओहदे के लिए इवन कंसीडर किया गया है। तो इससे पहले UN की तारीख में भी कभी नहीं हुआ। सो ये मुझे एजाज़ हासिल है। अच्छा, अब ये जो पोजीशन है ना जिसके लिए मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया, UN स्पेशल रैपोर्टर ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर, ये बड़ा ऐसा ओहदा है जब भी कहीं इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है तो जो सिविल सोसाइटी और लोग अगर ख़त लिखते हैं ना तो वो इस इदारे को लिखते हैं कि आप आएँ और इंटरवीन करें, आप आए हमारी प्रोटेक्शन के लिए बात करें, आप आए हमारी हुकूमत को समझाएं। तो ये ऐसा एक ओहदा है। अच्छा, इसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इस ओहदे के ऊपर कौन शख्स आ सकता है, उसके इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर कोई रिसर्च छपी हो, ठीक है, और वो रिसर्च काम के रेलेवेंट हो, उसकी कुछ सर्टन डिग्रियां हो, उसका ताल्लुक एकेडेमिया से हो, एक बैकग्राउंड ऑफ वर्क क्राइटेरिया है। इतनी अहम रिस्पांसिबिलिटी वैसे तो नहीं आ सकती। इट्स अ क्राइटेरिया एंड और इसकी पब्लिक कॉल होती है जब कोई भी एक टेन्योर खत्म होता है पिछले रैपोर्टर का, तो नए रैपोर्टर के लिए वो उसको पब्लिश करते हैं। मैंने उसके लिए अप्लाई किया।
मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरी स्क्रूटनी हुई, आई गोन थ्रू द प्रोसेस। इट वाज नॉट दैट कि मुझे किसी ने आया, मैं और किसी भाई की चलो बैठ फेवरेट जाओ। थी और आजो जी हाँ। नायाब को हम ये ओहदा दे देते हैं, वरना मैं भी कहीं पे आज वजीर या कहीं पे कुछ लगी होती अगर इस तरह ओहदे मिल रहे होते तो उस ओहदे के लिए मुझे प्रॉपर मेहनत की है मैंने, एक मेरा एक्सटेंसिव काम है। उसमें एतराज ये कि भाई इनकी जो ये शनाख्त है वो ये बताते हैं, लेकिन एक्चुअल ये है, ये यही था ना एतराज। देखिए ये दिस इज़ वेरी पर्सनल अटैक जो कि हमेशा हमारे मिस जेंडर हमें ख्वाजसरा कम्युनिटी को करता। देखिए मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा नाम अरसलान रखा था, वो पब्लिकली अवेलेबल है, मैं उसको कभी भी नहीं छुपाती। और उसके बाद आमतौर पे वालिदैन यही करते हैं हमारे यहाँ। यही करते हैं। उसके बाद मैंने जब मैं 18 साल की हुई, जब मैंने अपना नाम तब्दील करा लिया, मुझे नायाब अली नाम मेरा पसंद था, मैंने नायाब अली अपना नाम रख दिया। और वो मेरा नाम आज मेरे तमाम शनाख्ती दस्तावेज़ात के ऊपर, तालीमी दस्तावेज़ात के ऊपर, मेरे पासपोर्ट के ऊपर, हर जगह पे वो है। तो डैट वाज वेरी पर्सनल अटैक, वेरी चीप, एक बड़ी चीप टैक्टिस थी जो उनकी तरफ से खैर सामने आनी। तो उसके ऊपर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे बहुत से पब्लिकली बहुत से दोस्तों ने उसको कहा कि एटलीस्ट अगर आप नहीं लग सकते तो वो जो बंदी मेहनत करके आई है कम से कम आप उसको तो क्रिटिसाइज ना करें। तो खैर उसका नतीजे अभी आने हैं, मैं इंटरव्यू हो चुका है, मैं लिस्ट के ऊपर मेरा नाम पब्लिक है, डैट इज़ वन थिंग। तो और आप कह रही हैं कि यार अगर उन्होंने नाम रख दिया था तो मैं तो उस वक्त नहीं थी ना इस काबिल कि उठ के अपना नाम रख लेती। नहीं, या आई लाइक दैट नेम ऑल्सो, हाँ। मेरे पेरेंट्स ने रखा था, डेट्स ओके। आई थिंक नाम का मसला क्या, आपकी काबिलियत के साथ मुकाबला कर लें, हम्म। आ जाए काबिलियत देख लें। एक मैं तो मुझे वो ना पोजीशन एज अ ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर रेपुटर तो है नहीं कि सिर्फ आप ट्रांसजेंडर के वरना लिए। पहले से पहले कोई होता हाँ हाँ, यहाँ तो पे। आप अगर कल को यहाँ पे मैं तो पाकिस्तान से मैं तो कोई इस तरह की पोजीशन नहीं मांग रही हूँ ना। हम्म। मैं अगर किसी भी जगह पे नहीं, ये गई, पाकिस्तानी किसी के इख्तियार में भी नहीं है कि वो उसमें हाँ आपको हाँ ले आए। हाँ, तो बस वो क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। चले, अल्लाह करे कि वो मैंने कहा ना, मुश्किलात बंदे की कम नहीं होती, दरमियान में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। हाँ दैट्स ओके। मतलब सेनेटर मुश्ताक ऑलवेज ही अपोज्ड मी पब्लिकली। कभी हम मुलाकात हुई वैसे? कई मरतबा हम तो आपने उन्हें पूछा नहीं कि भाई मसला क्या है? वो ही इज़ वेरी स्टबन पर्सन, मैं वो अच्छा। ही इज़ वेरी स्टबन पर्सन। हमें शरीयत कोर्ट के में हम आमने सामने एक दूसरे के बैठे होते थे, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हम बैठे होते थे, तो हम दोनों की आपस में हम बात भी कर रहे होते अच्छा, थे बात वहाँ भी पे, करते थे, बात ठीक। भी कर रहे होते थे कि आप हम्म। इंसान बन जाएं, खुदा का खौफ करें, आपको विजिबिलिटी मिल गई है जितनी आप चाहते थे, आप महरूम तबकात के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स ना चलाएं। देखिए अगर मैं पर्सनल अटैक तो नहीं करना चाहती उनके ऊपर, लेकिन एक फैक्ट है कि जमात इस्लामी में वो रहे, जमात इस्लामी का नाम ख़राब करके अभी उन्होंने अपनी पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट बना ली है। तो अगर वो इतने ही वो मैन ऑफ प्रिंसिपल होते तो वो कम से कम एक जगह पे होते। तो हमें आई थिंक कि पाकिस्तान की आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रक की बत्ती के पीछे आपको कौन लगा रहे हैं और कौन लोग असल नज़रिए के साथ हैं। अभी वो जो महरब हैं वो किसी प्ले में आई, हाँ जी। उन पे बड़ी तनकीद हुई कि जी ये एक लड़का है और ये जनाब एक खातून लेडी डॉक्टर बन के उसका रोल इस तरह से अदा किया। इस मामले को भी किस तरह से देखती हैं आप कि जो मेहरब हकीकत में डॉक्टर है। मेहरब के पास एमबीबीएस की डिग्री है, उसके बाद उसने एमपीएच किया हुआ है। उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, वो लड़का है, वो ट्रांसजेंडर है, वो औरत है। अगर आप उस चीज़ को साइड पे रख के ये देखें कि उसने उस ड्रामे के अंदर बतौर आर्टिस्ट आई है। सोहेल अहमद साहब हमारे कितनी ख्वाजा दफा कई बनते मरतबा आपका जो है वो जो एक शो चलता है हस्बे यार। आफ्ताब इकबाल साहब का जी जी जो जी जी शो जी। है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो कई लोगों को ख्वाजा सरा बना के बिठाया होता है। अब हम लोग वहाँ पे पिट से आपा शुरू कर दें, हैं जी तानू गुजरे नहीं हमारा लगते। मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ, तो तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इंटरटेनमेंट एजेंट्स, ये एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है। उनको कोई मसला क्या, मारिया बी बाजी जो हैं या फिर वो सेनेटर साहब हैं या पूरे वो और भी बहुत से 8-10 लोग जो हमारे खिलाफ एक्टिव कैंपेनर हैं, तो बेसिकली दे हैव नथिंग टू डू विद अच्छा, द ये बार बार ट्रांसजेंडर। आपको सोशल मीडिया पे ये निशाना बनाते हैं कि कौम लूत ये वो, इससे इससे टैग करते हैं ये, तो इस पे आप लोग रिस्पॉन्ड तो करते हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट जो है उसका आपके टुवर्ड्स किस तरह से रिएक्शन रहता है, ठीक है?
यही होना चाहिए या मजीद बेहतरी की गुंजाइश है? गवर्नमेंट हमारे साथ, मैंने एज ऑलरेडी सेड कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी है। जो उसमें सुप्रीम कोर्ट पे भी जो ये फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन आया, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव हैं। अगले दिन जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है वो अमेंड हुआ, उसके ऊपर भी ट्रांसजेंडर्स को जब शामिल किया गया तो एक बहुत बड़ा एतराज़ जो जमीयत उलमा इस्लाम की सेनेटर थी उनकी तरफ से कहा। तो जो आज़म नज़ीर तारर साहब हैं उन्होंने सरेआम खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमारे एक बराबरी के शहरी हैं, आप उनको शामिल उसमें रहने दें, हमने सबको, रियासत ने सबको प्रोटेक्ट करना है। इलेक्शन एक्ट जब अमेंड हुआ उसके अंदर ट्रांसजेंडर का नाम आया, तब इन लोगों का एतराज़ था। तो जो हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स है पॉलिसी साइजी के ऊपर वो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगेन लॉ मौजूद है, पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रियासत को अभी एक स्टेप और आगे आने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ साहिबा ने अभी बहुत अच्छा वो जो सोशल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें शायद उन ख्वाजा सराओं को सिखा दिया होगा किसी ने कि हमें 80-80 हज़ार की तनख्वाह मिल रही है, और उन्होंने भी मरियम साहिबा के सामने कह दिया होगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। लेकिन उनका प्रोग्राम ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। आप लोगों के यहाँ भी बड़ी ग्रुपिंग है। ये अलमास बॉबी कौन है? ये क्यों आपसे भी इनका कोई मुखालफत है? मेरे ख्याल में अलमास बॉबी साहिबा बहुत पुराना हमने इनका नाम सुना। बिल्कुल, अलमास बॉबी साहिबा उस वक्त काम करी थी जब हम लोग इस दुनिया में भी नहीं थे, इस दुनिया में भी नहीं थे, मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी। तो वो एक असल में जनरेशन गैप जो होता है ना, जब एक यंग जनरेशन आती है, वो टेक ओवर करती है, वो चीज़ों को अपने तरीके से इनोवेटिव अप्रोचेस के साथ वो मूवमेंट को आगे लेके चलती है, तो वो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार जो हमारे सीनियर्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप देख लें कि ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं और यंग जनरेशन है, उनके अंदर मसला है। तो वो जो जेलसी भी है, और उसके अंदर जर्नलिस्ट जो सीनियर हैं वो आज तक जो है वो प्रोग्राम पकड़ के बैठे हुए हैं। यंग जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनको प्राइम टाइम के ऊपर शो ही नहीं देते। तो हमारे भी असल में इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट में जो अलमास बॉबी साहिबा हैं, नदीम कशिश हैं, बिंदिया राना जी कराची से हैं, नीडी राना जी यहाँ से लाहौर से हैं, दे आर सीनियर एक्टिविस्ट। तो मेरे लिए मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ शायद वो रास्ते जिनके ऊपर आज हम भाग रहे हैं वो इन लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं, और इन्होंने हमारे आपसे ज्यादा बिल्कुल शायद मुश्किल वक्त उस टाइम ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो इन्होंने वो जो अपने आप को मनवाया, अब हमने उस शनाख्त को आगे लेके अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हम उसको लेके जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तजुर्बा कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अच्छा इसका वैसे ही देखें ना, पढ़ने में वहाँ पढ़ना भी एक ख्वाब है, वहाँ जाना भी एक ख्वाब है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरा पीजीडी जो है ना वो बेसिकली वो हार्वर्ड से ही है। मैंने जो है वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में पीजीडी किया, और फिर उसके बाद मैं डिफरेंट गाहे बगाहे डिफरेंट पेपर्स जो है वो हार्वर्ड की फैकल्टी के साथ लिखती रही हूँ। और ये फिर एक बेसिकली फेलोशिप की कॉल हुई थी। फेलोशिप में ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स को लेते हैं अपने मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। देन अगेन प्रोसेस से गुजरी हूँ, और दुनिया से 8 लोग जो है वो उसमें जो है वो सिलेक्ट हुए थे। उन 8 लोगों में एक मैं हूँ, नायाब अली। क्या बात है, क्या बात है। और ये वहाँ पे जो दुनिया के लीडर्स, हार्वर्ड के अंदर दुनिया के लीडर्स हैं, जो भी बंदा वहाँ से ग्रेजुएट होता है, इट्स श्योर कि वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बहुत आला कोई दर्जे के ऊपर जाएगा। तो मैं जब उनके साथ हमारी ग्लोबल कॉन्वर्सेशन होती हैं, पाकिस्तान के बारे में डिस्कशंस होती हैं, मैं वहाँ पे बेसिक मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम प्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज अ केस स्टडी फॉर जेंडर आइडेंटिटी इन मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्टेक्स्ट। हमने जो ट्रांसजेंडर लॉ पास किया, कौन सी ऐसी डिस्कशन थी, उसके ऊपर अभी मेरा एक पेपर भी आ रहा है, रिसर्च पेपर, जो कि इट विल बी पब्लिश बाय हार्वर्ड सितंबर में। तो वहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान कैन बी गाइडिंग फोर्स फॉर अदर मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस। तो वो जो 56 ममालिक हैं, तो वहाँ पे भी मेरी जो अप्रोच है बेसिकली वो फारूक दैट इज़ डिफरेंट। बहुत मसले होंगे,
बहुत टेंशनें हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो रिजिलियंट कौम है। उसको पता है कि इन मसलों को हमने कॉप कैसे करना है। तो मैं जब वहाँ पे पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी पढ़ाती हूँ ना, तो और वहाँ पे हमारी डिस्कशन, स्टडी सर्कल्स एंड ऑल दैट, तो उसमें मैं ये एंगल नहीं रखती कि पाकिस्तान जो है वो जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें डी ग्रेड और वो किया जाता है। मैं पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है वो उनके सामने रखती हूँ कि यू कैन सी मी कि एक वनरेबल ग्रुप, मार्जिनलाइज ग्रुप की बंदी अगर वो पढ़ के आपको यहाँ पे एक गाइडिंग फैसिलिटेटर के तौर पर आपके सामने मौजूद है, इट मीन्स के देर इज़ सम सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम नेशन। और आज अगर मैं आपको 50 गुड एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं, प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ बन गई हैं, इट मीन्स के वी रियलाइज़ कि हमारे मसले क्या हैं और हम उसे और हमें पता है कि हमें हल कैसे करना है। ठीक है। और एंड दिस इज व्हाट आई डू। कितने मुल्क देख लिए दुनिया के आपने? 40 प्लस कंट्रीज। ओह माय गॉड। 40 प्लस कंट्रीज। आई बीन टू यूएस में, तो अब चूंकि मैं बॉस्टन में तो ज़्यादा टाइम मेरा आजकल गुजर रहा है, तो यूके है, गल्फ कंट्री। अभी मैं बांग्लादेश से होके आई हूँ एक हफ्ता पहले, क्योंकि अभी हमारे शुक्र है कि हमारे ताल्लुकात ठीक हुए हैं, तो एक पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है? मुझे आई लाइक यूके। यूके के अंदर वो देसी जो है आपको हर दूसरे पाकिस्तानी मिल जाता है। आई लव ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती है। आज मुझे समोआ जाने का मौका मिला। समोआ जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग थी, वहाँ पे जन्नत का टुकड़ा है, वहाँ पे नॉर्मली लोग छुट्टियां गुजारने भी नहीं जाते। देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीज आई लव कल्चर उनका। और आपको मज़ा भी आता है सैरो सेहत में, घूमना फिरना अच्छा लगता है आपको? मुझे काम के लिए मैं जाती हूँ नॉर्मली, लेकिन आई एम नॉट फ्रीक्वेंट एक ट्रैवलर पर्सन। मुझे से शौक होता है कि यार कुछ ना कुछ हो। मुझे अभी बांग्लादेश में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे जितने भी ट्रिप्स थे, मेरा रीसेंट ट्रिप था इन बांग्लादेश, आई लव बांग्लादेशी पीपल। एक आपका वो एक दिल का रिश्ता जो है वो उनके साथ आपको फील हो रहा था। मैं सड़क के ऊपर थी और आपको एक ऐसे होस्ट मिल रहे थे कि आपको चाय ऑफर कर रहे थे और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनको ना कहें। I bought a lot of sarees. Yeah, I bought a lot of sarees, their fuchkas and all that. जिंदगी की आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? Interesting question. मेरे ख्याल से ख्वाहिश शायद नहीं है कोई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आई विल बी मोर, जो एक इंसान को चाहिए होता है ना, वो होती है सेल्फ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो है, वो दिल में सुकून है, जहनी इत्मीनान है। मैं जब सोती हूँ तो मैं सुकून से सोती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती कि मैंने शायद कुछ चीज़ें करना है, अकम्प्लिश करना रह गई हैं। लेकिन जो मेरी जो ख्वाहिश है वो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी एक दिन पार्लियामेंट ऐवान के अंदर बैठी हो, एक दिन डिसीजन मेकिंग रोल्स के ऊपर बैठी हो, और मैं उस सारी चीज़ों को देख के एंजॉय करूँ कि नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इज्जत मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।